अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करनी है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमने क्या करना है, सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था, डाल्टन ने कहा था कि मैटर हमारे पास स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं एटम्स। हम क्या कहते हैं उसको? एटम कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। और एटम हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन लेटर ऑन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसको अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिनसे हमें ये पता चला कि हमारे पास एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड एंड एटम फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमने प्रोटॉन्स को क्या करना है, डिस्कवर करना है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इस तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करना है। ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो हमारे पास है, इसमें क्या है कि गिलास से बना हुआ एक ट्यूब होगा जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं कैथोड एंड एनोड। वही डिस्चार्ज कैथोड एंड एनोड कनेक्टेड टू ए बैटरी, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी होगी। आपके पास एक डिस्चार्ज, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इट विल बी आल्सो कनेक्टेड विद ए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के साथ इसलिए कनेक्ट किया है ताकि ये ट्यूब के अंदर मौजूद प्रेशर को क्या करें, कंट्रोल करें। अब हमारे पास इस ट्यूब के अंदर मौजूद होती है एयर या कोई भी आप स्पेसिफिक गैस यूज़र। इस ट्यूब के अंदर हम कहते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम कोई भी एयर या कोई स्पेसिफिक गैस यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह होगा कि हम वोल्टेज यूज़ करते हैं 5000 to 10,000 वोल्टेज यूज़ करते हैं। प्रेशर हमारे पास होता है 1 atm। हम कहते हैं कि 1 atm पर देयर इज़ नो कंडक्शन इनसाइड द ट्यूब। फिर हम बाय यूजिंग वैक्यूम पम्प वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर अप टू 0.1 atm। At 0.1 atm pressure, we says that a glow inside the tube is appeared. But when we reduce the pressure further up to 0.01 atm by using the vacuum pump, the glow inside the tube was disappear and the production of fluorescence starts at anode। जिसका मतलब ये होता है कि इनसाइड द ट्यूब देयर आर सम रेज which are moving from cathode toward anode, and when they strikes anode they produces these sparks or fluorescence। जब हम क्या करते हैं, ये कैथोड रेज जाते हैं एनोड पर कोलिजन करती हैं तो दे प्रोड्यूस स्पार्क और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इस चीज़ को बिकॉज दीज रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड दे नेम्ड इट एज कैथोड रेज। इस वजह से इसको नाम दिया गया किस चीज़ का, कैथोड रेज का। फिर उन्होंने क्या किया, इस कैथोड रेज के इन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी की। फर्स्ट वन, कैथोड रेज कास्ट शेडो। हम कहते हैं कि जब हम इस कैथोड रेज के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख ले, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो सके, तो कहते हैं कि उसका एग्जैक्ट शेडो बन जाता है टू इट्स ऑपोजिट साइड। जिसका मतलब ये होता है कि कैथोड रेज आर मूविंग इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज़ कि जब हम इस कैथोड रेज के पाथ में एक मूवेबल व्हील रख ले, ऐसा स्मॉल व्हील जो कि मूवमेंट कर सकती हैं, अगर हम वो रख देते हैं तो ये उसको रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है। उस व्हील को ये क्या कर लेता है, रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है। जिससे ये पता चलता है कि ये कैथोड रेज जब उसके साथ कोलिशन करती हैं तो ये इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करती हैं, और वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से हम कहते हैं कि वो व्हील रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। अब फोर्स अप्लाई करने के लिए किसी भी बॉडी का मास होना ज़रूरी है, F इज इक्वल टू ma। इट मीन्स कि ये जो रेज हैं जो कि मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड दे पोजेस सम मास। जिसका मतलब ये होता है कि इसमें जब मास मौजूद है तो मास का मौजूद होना ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, ना कि लाइट नेचर को। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी ये रेज नहीं, बल्कि ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड। तो इट कन्फर्म्स इट्स पार्टिकल नेचर। फिर कहते हैं कि आपके पास कैथोड रेज आर डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करती हैं,
डिफ्लेक्शन शो करती हैं। और रीज़न ये है कि हमने कहा था कि जो चार्ज बॉडी मूव करती हैं तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन की वजह से कहते हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरी चीज़ कहते हैं इसको एक्सटर्नल क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये बेंडिंग शो करती हैं, ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं टूवर्ड एनोड, एनोड की तरफ ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। जिसका मतलब ये होता है कि एनोड पर चार्ज होता है प्लस और इस पर चार्ज है माइनस, क्योंकि प्लस की तरफ एट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो इट कन्फर्म दैट दीज रेज, कैथोड रेज जो कि पार्टिकल्स थे, दे हैव नेगेटिव चार्जेस। दूसरा हम कहते हैं कि कैथोड रेज कन्वे एनर्जी। हम कहते हैं कि जब हम इस कैथोड रेज के पाथ में अगर आप एक मेटल का फॉइल रखो सिक्का, तो जब ये रेज उसके साथ कोलिशन करती हैं तो ये इस फॉइल को हीट अप कर लेती हैं, उस मेटल फॉइल को ये क्या कर लेती हैं, हीट अप कर लेती हैं। जब ये इस मेटल फॉइल को हीट अप करती हैं तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि दे हैव सम एनर्जी, क्योंकि जब उसके साथ कोलिशन करती है तो ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर लेती है। तो इस पॉइंट से या इस प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि ये कैथोड रेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड दे ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू दैट मेटल फॉइल व्हेन दे स्ट्राइक्स विद इट। फिर हमारे पास है एक और प्रॉपर्टी चार्ज टू मास रेशो, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। E/m रेशो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यही डिस्चार्ज ट्यूब है विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। नॉर्मली इस तरह होगा कि कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड, तो हम देखें कि दे स्ट्रेटली मूव करते हैं, लिहाजा ये कैथोड से स्ट्रेटली मूव के जाकर पॉइंट बी पर क्या करेंगे, कोलिशन करेंगे। फिर जब हम इसको ऊपर से, ये जो आपको प्लस चार्ज नज़र आ रहा है ब्लू कलर का प्लेट, ये प्लस चार्ज एनोड है, तो हमने अभी पीछे कहा कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये बेंडिंग शो करता है टूवर्ड एनोड, तो ये ऊपर पॉइंट बी के बजाय ये पॉइंट ए पर क्या करेगा, कोलिशन करेगा। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं और नीचे से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रोवाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है, लिहाजा इट विल स्ट्राइक्स एट पॉइंट सी। फिर हम करते हैं कि अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सिमल्टेनियसली, दोनों के एक साथ अप्लाई कर लेते हैं। दोनों को एक साथ अप्लाई करने से इस तरह होगा, उनको एडजस्ट करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे और इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये वापस पॉइंट बी पर क्या करें, कोलिशन करें। तब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है और उसको एडजस्ट भी किया हुआ है ताकि ये दोबारा पॉइंट कौन से पर करें, पॉइंट बी पर ये दोबारा क्या करें, पॉइंट बी पर ये दोबारा कोलिशन करें। अब हम कहते हैं कि ऐसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो हम इस मेथड के ज़रिए चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बस आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।